हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज हम सभी एसएससी एमटीएस का जीके जीएस पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट भिड़ेंगे, इसलिए आप सभी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप सभी, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक विद्युतीय ऋणात्मक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक विद्युत ये ऋणात्मक तत्व है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी है दोस्तों, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व है। चलिए कुछ और देखते हैं इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्लोरीन नहीं होगा, यहाँ पर फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन एक रासायनिक तत्व है। यह आवर्त सारणी के 7वें समूह का प्रथम तत्व है जिसमें सर्वाधिक आधातु गुण विद्यमान है। चलिए आगे देखते हैं अब। भारत के नियंत्रणक और महालेखा परीक्षक से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों सी है, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 148। महालेखा परीक्षण का दोस्तों वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 में किया गया है। कितने? 148 से 151। और महालेखा जो दोस्तों महालेखा परीक्षक है, इसे कैग भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं लिखा गया है कैग का वर्णन हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 से लेकर 151 में किया गया है। और दोस्तों अगर आप सभी से पूछा जाए कि कैग की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। आगे देखते हैं, भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है। भारतीय जो समाजवाद है वो किस प्रकार का समाजवाद है। गणतंत्रवादी समाजवाद, संघीय समाजवाद, तांत्रिक समाजवाद, साम्यवादी समाजवाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों बी है, लोकतांत्रिक समाजवाद। और अमेरिका के राष्ट्रपति जी अब्राहम लिंकन का कहना भी है दोस्तों, जनता के लिए जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही दोस्तों क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं, बांस और शाहबलूत के वृक्ष डाट डाट होते हैं। बांस और शाहबलूत के वृक्ष डाट डाट होते हैं, कांटेदार होते हैं। मैंग्रोव वृक्ष होते हैं, सदाबहार चौड़ी पत्तेदार होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष होते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है कांटेदार वनस्पति होते हैं। जो बांस है शाहबलूत हो कांटेदार वनस्पति होते हैं। आगे देखते हैं, ओलंपिक में कुश्ती की कितनी शैलियाँ हैं। ओलंपिक में कुश्ती की कितनी शैलियाँ हैं। स्टैटिक जी के क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी है, 2। कुश्ती में जो है ओलंपिक में कुश्ती की कितनी शैलियाँ होती हैं, दो शैलियाँ होती हैं। एक शैली का नाम क्या है दोस्तों, एक शैली का नाम जो है वो फ्री स्टाइल है और दूसरे का ग्रेको रोमन है। कुश्ती में 2 शैलियाँ होती हैं, एक का नाम फ्री स्टाइल है और दूसरे का ग्रेको रोमन है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप याद करिएगा क्योंकि आप पूछा जाता है फ्री स्टाइल कुश्ती का किसका भाग है, कुश्ती का, खो का या दोस्तों कबड्डी का, ऐसे ऑप्शन दिया जाएगा। फ्री स्टाइल किसका भाग है, तो दोस्तों किसका है, कुश्ती का है। आगे देखते हैं, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों सी है, मिर्जा गुलाम अहमद जी अहमदिया आंदोलन के संस्थापक के। अहमदिया आंदोलन की स्थापना जो है, स्थापना वर्ष अगर आप सभी से पूछा जाए कब है, तो दोस्तों है 1889 ईस्वी में। किसने किया था, तो मिर्जा गुलाम अहमद जी ने किया था। और या किस राज्य में हुई थी, तो पंजाब राज्य में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, धार्मिक स्वतंत्रता में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए आगे देखते हैं, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे, तो कालीकट बंदरगाह पर पहुँचे थे। यहाँ से जो अन्य क्वेश्चन बनते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर पहुंचकर किया था। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि आपसे पूछा जाएगा कि भारत की खोज किसने की।
हालांकि दोस्तों भारत की खोज नहीं हुई थी, भारत तो पहले से ही स्थित था, लेकिन आम बोल भाषा में कहा जाता है भारत की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने। किसने की थी? वास्को डी गामा ने। अगर अमेरिका को खोज किसने की थी अगर पूछा जाए तो कोलंबस ने की थी, ये भी याद रखिएगा। और वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? तो 1498 ईस्वी में की थी। आगे देखते हैं, कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों बी है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो है वो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करता है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में भारतीत्व शब्द का अर्थ है। भारतीय संविधान में भारतीत्व शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है? भाईचारे की भावना, पड़ोसी होने का एहसास, कूटनीति की भावना, मित्रता का भाव। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए है, भाईचारे की भावना। भारतीत्व का अर्थ क्या है? भाईचारे की भावना। आगे देखते हैं, वायसराय कर्जन ने किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? वायसराय कर्जन ने किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है हमारा ऑप्शन सी है, 1905। कब की थी? 1905 को। वायसराय जो कर्जन थे उन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। आगे देखते हैं, ग्रीष्मकाल में शीतकाल में पशुओं का ऊंचे चारागाहों और नीचे घाटियों के मध्य मौसमी संचालन कहलाता है, क्या कहलाता है? पशुचारण, ट्रांसह्यूमेंस, जानवरों का झुंड, जवाबदेही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों बी है, ट्रांसह्यूमेंस कहलाता है। जो ग्रीष्मकाल और शीतकाल में पशुओं का ऊंचे चारागाहों से नीचे घाटियों के मध्य जो मौसमी संचालन होता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष में एक बार पृथ्वी पर आता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है हमारा ऑप्शन ए है, जो हेली धूमकेतु है ये 75 साल में एक बार दिखाई देता है। और यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह भी बनता है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा, हेली जो धूमकेतु है एकमात्र लघु अवधि धूमकेतु है जिसे पृथ्वी से नग्न आंखों से साफ साफ देखा जा सकता है। आपसे यह पूछा जाएगा कौन सा धूमकेतु है जिसे आप पृथ्वी से साफ साफ नग्न आंखों से देख सकते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हेली धूमकेतु। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय डॉट डॉट के अंतर्गत एक कार्यकाल है। जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय है वो डॉट डॉट के अंतर्गत कार्यकाल वो दोस्तों कार्य करता है। सांख्यिकी सर्वेक्षण मंत्रालय के अंतर्गत, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत, सूचना संचारण और प्रसारण के मंत्रालय के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों सी है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत दोस्तों करता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस झील को एकमात्र तैरती हुई झील भी कहा जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि किस झील को एक तैरती हुई झील कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों बी है, लोटक झील को एकमात्र तैरती हुई झील कहा जाता है। आगे देखते हैं, और लोटक झील कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा जाए तो मणिपुर में स्थित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है? निम्नलिखित में से कौन 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, साक्षरता दर। आगे देखते हैं, रहस्यमयी बरमुंडा त्रिभुज निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? रहस्यमयी बरमुंडा त्रिभुज निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है हमारा ऑप्शन डी है, प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे देखते हैं, नई संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली वर्ष डॉट डॉट में शुरू हुई थी। नई क्या दोस्तों? नई संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली वर्ष डॉट डॉट में शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों बी है, 1992 ईस्वी में। दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्रदान करने के लिए वर्ष 1992 में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगर आपसे इसे पूछा जाए कि जो ये दोस्तों क्या है दोस्तों, अगर आपसे यह पूछा जाए कि संशोधित सार्वजनिक प्रणाली की शुरुआत किस लिए की गई थी, तो पिछड़े वर्ग
जो पिछड़े क्षेत्र के सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी उन्हें लाभ प्रदान करने के लिए ही दोस्तों संशोधित सार्वजनिक प्रणाली की शुरुआत की गई थी। आगे देखते हैं, आईसीसी का पूर्ण विस्तार है। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आपसे भी यह पूछा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्लब क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या अंतर्राष्ट्रीय क्लब परिषद। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा दोस्तों सी है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसे कहते हैं। आगे देखते हैं, देश की प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है। देश के प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का राजस्व, एक अमीर परिवार की आय, प्रति परिवार की प्रति वर्ष आय, 4 व्यक्तियों वाले परिवार की आय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों ए है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का राजस्व आय जो है उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है 1859 ईस्वी के विद्रोह में जिसमें बंगाल के किसानों ने नील उत्पादन करने से इनकार कर दिया था, इसे डाट के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर पूछा जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो नील विद्रोह के नाम से उसे जाना जाता है। आगे देखते हैं, नाभिक की सहज विखंडन की प्रक्रिया क्या है। नाभिक की सहज विखंडन की प्रक्रिया क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों ए है, रेडियोधर्मी। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बनते हैं उसे भी देख लेते हैं। रेडियोधर्मिता वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता है, उसे रेडियोधर्मी या रेडियोधर्मिता कहते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों ए है, पाली। पाली भाषा जो है बौद्ध धर्म की थेरवादी भाषा है। अगर आपसे इसे पूछा जाए बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, तो गौतम बुद्ध जी ने की थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए है, प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र करता है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण का कार्य होता है। तृतीय क्षेत्र में दोस्तों जो होता है वो सेवाएं प्रदान की जाती है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको सेवा प्रदान करेगा, वो तृतीय क्षेत्र में आएगा। बस से आप यात्रा करते हैं वो तृतीय क्षेत्र में आएगा। आगे देखते हैं, डाट द्वारा संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी है, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन द्वारा तैयार किया गया था। भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कामकाज को देखने और बदलाव का सुझाव देने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन आयोग का गठन किया गया था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना है उसे क्या कहते हैं। तो उसे समजीनी कहते हैं या जीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं, ये आप सभी का HW है, आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्न स्वतंत्रता सेनानियों में कौन वर्ष 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या में शामिल था। ऑप्शन दे लें, CR दास, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह। आप सभी को इसका राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप सभी को कोई की शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में वो भी बताएं ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।